नमस्कार, मैं प्रकाश शर्मा जर्मनी से आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस चुनावी संवाद में। जहानाबाद ऐसे तो दो बड़े कमर्शियल सिटीज गया और पटना के बीचों बीच स्थित है। साथ ही पर्यटक राज्य नालंदा के सटे हुए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं जो इसको लाभ मिलना चाहिए था आज तक उतना मिला नहीं है। विकास के कई मापदंडों पर आज भी काफी पीछे है। जहानाबाद में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जहानाबाद, घोसी और आज हम लोग बात करेंगे घोसी की। इसलिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के एक युवा नेता, एजुकेशन से एमबीए हैं और 26 साल में पहली बार 2010 में जेडीयू के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे और इस बार फिर जेडीयू के सिंबल पर ही एनडीए के कैंडिडेट बनकर मैदान में उतरे। तो हम स्वागत करते हैं श्री राहुल कुमार जी का। स्वागत है आपका। तो जनता सबसे पहले तो यही जानना चाहती है, आपने ऐसा क्या जादू किया कि रूलिंग पार्टी के सिटिंग एमएलए जो एक मंत्री भी हैं, इतनी सहजता से वो दूसरे क्षेत्र से लड़ने को तैयार हो गए। कहीं ना कहीं आप इसमें आपका घोसी का बेटा होना आपके लिए आपको लाभ पहुंचाया? जी जरूर। देखिए, घोसी एक बहुत ही अलग है। पूरे बिहार में एक विधानसभा जो अपने आप को पूरे बिहार से अलग रखता है वो घोसी है। और घोसी अपने जनप्रतिनिधि के साथ लगाव हमेशा रखता रहा है। और घोसी की जनता इतनी जागरूक है, वो अपने हक हकूक के लिए उसको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, कौन उसका प्रतिनिधित्व करता है, ये समय समय पर तय करता रहता है और वो उसी ढंग से वो लोग दिखाते हैं। और उनके आशीर्वाद और स्नेह की वजह से ही मैं इस बार फिर से जदयू का कैंडिडेट हूँ। जी, बाकी प्रश्नों पे आए उससे पहले पता है इस साल कोरोना महामारी ने कैसे पूरी दुनिया को अपने वश में चपेट में ले रखा है। अभी भी हम लोग उससे पूरी तरह से उबर नहीं चुके हैं। तो आपके क्षेत्र में कोरोना का क्या हाल रहा है? क्या काफी मजदूर वापस लौटे हैं और फिर वापस वो जा रहे हैं, या उनके लिए कुछ लोकली कुछ हम मुहैया करा चुका है ताकि वो वहीं ऑक्यूपाई हो सके? देखिए, जहां तक रोजगार का सवाल है तो ये तो सच्चाई है कि बिहार से लोग बाहर काम की तलाश में जाते हैं और घोसी भी इससे बहुत ज्यादा छूता नहीं रहा है। लेकिन घोसी में 2-3 बड़े-बड़े उद्योगपति हैं जिनके यहाँ लोग कार्य करने जाते हैं। और के बहुत सारी वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ भी उनको वही प्रेम स्नेह मिलता है जो उनको घोसी में अगर स्थानीय स्तर दे तो मिला। तो उस दरमियान उनको वहाँ से आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर भी बहुत सारे कामगार जो ऑनलाइन सेक्टर में बॉम्बे दिल्ली में थे उनको वापस आना पड़ा। और हमका प्रयास रहा, सरकार का ये प्रयास उनको ज्यादा लाभ मुहैया हो सके। हमने अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास किया कि उनको जो भी लाभ उनको मिलना चाहिए वो मिल जाए। और हमारा प्रयास रहा है और आगे प्रयास है कि उन लोगों को अगर वो जो लोग रहना चाहते हैं, जो बिहार में काम करना चाहते हैं, उन लोगों को यही रोजगार की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार आगे काम करेगी और उस पर भी कार्य किया जाएगा। चूंकि ये मैं बाद में पूछने वाला था, पर आपने जो जिक्र किया, आपके क्षेत्र से बिहार के दो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं जो भारत में अपनी एक पहचान रखते हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो जहानाबाद जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। तो क्या आप अपने तरफ से प्रयास करेंगे उनसे एक कन्वर्सेशन स्थापित हो सके ताकि वो अपने छोटे यूनिट्स आपके क्षेत्र में भी लगा सके? और उसी से संबंधित कि क्या मतलब वो चाहेंगे तो छोटे छोटे यूनिट्स और तो लगा ही सकते हैं आपके क्षेत्र में, और साथ ही आप एमएसएमई में, स्मॉल बिजनेस सेक्टर में क्या स्कोप देखते हैं आप अपने क्षेत्र में? देखिए, बिहार एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, घोसी भी एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है। जहां तक इंडस्ट्री लगने की बात होती है तो ये टोटल बिजनेस प्रपोजिशन है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने लाभ हानि को देखते हुए, अपने स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए उद्योग लगाते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एमबीए करने के बाद मैंने 6 महीने लगभग
एल्केम में काम भी किया है, और संप्रदा बाबू का स्नेह भी हमारे ऊपर पूरा रहा है। संप्रदा बाबू से हर समय ऐसा हमारी बातचीत भी होती थी इस संबंध में कि वो यहाँ उद्योग स्थापित करें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं उस समय बन पा रही थी कि वो उद्योग स्थापित हो। लेकिन उन लोगों की मंशा कि बिहार में अगर कुछ माहौल बदले, कुछ स्थितियां बदले, तो वो अपने बिजनेस प्रपोजल को लेकर आएंगे। आते पहले भी उन्होंने दिया है, समय पे नहीं क्रियान्वयन हो पाया था, वो उनकी मानसिक रहती है। इसके अलावा जहां तक आपने एमएसएमई उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में बताया, तो कुटीर उद्योग की अपार संभावना जहानाबाद में है, और अलग अलग जगह पे लोग स्थापित कर रहे हैं। कहीं ब्रिक्स को लेकर छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। अभी नए तौर पे मुझे लगता है कि 4-5 यूनिट्स राज्य सरकार के मदद से कुछ उद्योगपतियों ने लगाए हैं, छोटे छोटे उद्योगपतियों ने लगाए हैं, जो अभी छोटा छोटा यूनिट है। और हमारा प्रयास रहेगा कि छोटे उद्यमी छोटे छोटे यूनिट्स लगाकर छोटे छोटे रोजगार सृजन कर और वो बड़ी व्यवस्था कायम कर सके। जी, वही आपको आपके क्षेत्र में आता है। ये हिंदुस्तान की पहली महिला सूफी संत बीबी कमाल का मकबरा है, साथ ही सूर्य मंदिर भी है। तो कहीं ना कहीं ये टूरिज्म को एक बूस्ट मिल सकता है। तो आप इसमें क्या देखते हैं, आपकी तरफ से क्या कोशिश हो सकती है? देखिए, मैं 2010 में घोसी से एमएलए हुआ और 2009 में हमारे पिताजी जहानाबाद, हम लोगों ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों, पहला बाबा सिद्धनाथ का मंदिर जो बराबर में मखदुमपुर में स्थित है, और दूसरा बीबी कमाल, ताकि जो रिलीजन तौर पे जो आपसी सद्भाव बना रहे। और इन दो क्षेत्रों को हम लोगों ने प्रयास किया कि दोनों का विकास टूरिज्म के लिए किया जा सके। एक तरफ जहां हम लोगों ने बाबा सिद्धनाथ के दरबार में एक बड़ा सा होटल बनवाया, जिसमें मांझी जी मुख्यमंत्री थे, सरकारी होटल बना। उसके अलावा जो बीबी कमाल का मजार है उसका डेवलपमेंट किया गया, ताकि उसमें हर साल बड़े पैमाने पर सूफी महोत्सव का आयोजन होता रहा, और बाबा सिद्धनाथ के दरबार में बाबा का जो श्रावण मेला का आयोजन है वो होता रहा। लेकिन फिर हम बीच में नहीं रहे, उस बीच में कुछ चीजें उस हिसाब से नहीं हो पाई, सोच रहे। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इन दो सर्किटों को इंटरनेशनल स्तर पे इनका विकास किया जा सकता है। बाबा सिद्धनाथ का जो दरबार है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के लिए नहीं, बौद्धिज्म, जैनिज्म, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ हमारा सूफी सर्किट को लेकर बीबी कमाल का मजार है, बगल में ही उनसे ठीक सटे हुए 8 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं एक बहुत ही पुराना सूर्य मंदिर जो काको में स्थित है वो भी है। तो इन सारे जगहों का हमारा प्रयास रहेगा कि टूरिज्म के स्तर से इनका विकास हो सके और ज्यादा ज्यादा बाहरी टूरिस्ट यहाँ आ सके, ताकि ज्यादा अर्थोपार्जन हो सके। अब हम अगर शिक्षा की बात करें तो 2015 में नीतीश जी के 7 निश्चयों में से एक था कि हर जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। और मैंने देखा कि 2019 में जहानाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज की भी नींव रखी गई, और शायद मेरी अगर जानकारी सही है तो अभी गया इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से ये ऑपरेशनल है। तो इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि ये आगे क्या कहाँ ये खुलने वाला है। साथ ही क्या आप अगर आते हैं जीत कर तो आप अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश करेंगे कि जहानाबाद में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सके? देखिए, जहानाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज ललन बाबू हमारे नेता हैं, उनके सहयोग से हुलासगंज में ही बन रहा है। हुलासगंज घोसी विधानसभा का ही क्षेत्र है, लेकिन जहानाबाद जिला में ही है। तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ ही बन रहा है, और जरूर हमारा प्रयास रहेगा। हमने पहले भी प्रयास किया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी खोलना चाहे तो वो खोल सके, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। हमारा प्रयास रहेगा कि जहानाबाद जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सके, और उसके लिए जमीन हमारे पास हुलासगंज में बहुत पर्याप्त मात्रा में है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि खुल सके मेडिकल कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज तो खैर हुलासगंज में ही बन रहा है। उसी में कुछ लोगों का प्रश्न था कि एक डिग्री कॉलेज आपके क्षेत्र के अंदर ही खुले, ताकि वो उनको जहानाबाद टाउन ना जाना पड़े ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई के लिए। नहीं, देखिए, डिग्री कॉलेज तो ऑलरेडी वहाँ है। हम लोगों ने ही अपने स्तर से डिग्री कॉलेज की स्थापना वहाँ करवाई है। वो सरकारी नहीं है, लेकिन वो डिग्री कॉलेज है।
और वहाँ हर विषय की पढ़ाई होती है साइंस छोड़कर, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि साइंस की भी पढ़ाई वहाँ शुरू हो सके, और जिसमें जो मूल्य लगता है, जो पैसा लगता है, वो एकदम जो सरकारी दर है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा तय किए जाते हैं, वही रखा गया है। ये अनुदान प्राप्त विद्यालय है, कामता प्रसाद शर्मा डिग्री कॉलेज, हुलासगंज। जी, अगर हम कृषि में बात करें तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना, साथ ही अपने आप में बिहार के लिए एक बहुत खास योजना थी, उदेरा स्थान बराज, जो आपके क्षेत्र में आप ही लोगों के प्रयासों से सफल हो पाया। पर कहीं ना कहीं वो जो इसका लाभ आपके क्षेत्र को पूरी तरह से मिलना था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो कहाँ कमी रह गई और उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उदेरा स्थान बराज जो है, ये जरूर है कि घोसी का जो भी एरिया संचित है, वो उदेरा स्थान बराज के चलते ही संचित है। और हम लोगों ने प्रयास किया कि उस बराज का निर्माण हो, बराज का निर्माण भी हो गया। अब उसमें दो कमियां जो मुझे लगता है कि वो खासी हैं। पहली कमी कि उसकी पेट की सफाई नहीं है। जहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है, जहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है, उसकी सफाई नहीं हो सकती है, तो उसकी सफाई हो आगे के समय में। उसके अलावा नहरों का सुदृढ़ीकरण किया गया है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी वो कमजोर है। तो विगत कुछ महीनों में, सालों में जहां कमजोरियां पता लगी हैं, उनका भी कार्य कराया जाएगा। तो जो अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का ये है, वो पहुंचेगा पानी। इस बार भी नहरों में पानी आया था, कुछ नहरों में, कुछ शाखाओं में सही ढंग से पहुंचा, कुछ शाखाओं में इस बार भी कुछ फेल्युअर रहा। हम लोगों ने उसको चिन्हित किया है और उस पर हम लोग लगे हुए हैं कि अगले जो भी सिंचन का कार्य अवधि होगा अगले साल, उसमें उसको सुदृढ़ करके किया जा सकता है। आपके क्षेत्र गंधार में कृषि विज्ञान केंद्र है, पर कहीं ना कहीं वो, मुझे जहां तक खबर मिली है, वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया बाकी और कृषि विज्ञान केंद्र के तुलना में। तो इसके लिए कोई आपकी तरफ से प्रयास, इसको और इफेक्टिव बनाया जा सके? देखिए, पहले तो कृषि विज्ञान केंद्र गंधार जो स्थापना हुई थी, वो हमारे पिताजी के द्वारा ही कराया गया था, लेकिन समय के हिसाब से उसमें जो पोस्टिंग होती है, जो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, तो पोस्टिंग में कुछ कमी वैज्ञानिकों की रही थी। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जो वैज्ञानिक वहाँ पे जो सैंक्शन पोस्ट है, उस पे सारे सैंक्शन पोस्ट पे उतने वैज्ञानिक हो सके। और लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि वो जाएं कृषि विज्ञान केंद्र पर, वहां से लाभ लें। जितना वो लाभ लेने के लिए जाएंगे, उतना उसका भी विकास हो पाएगा। अन्यथा वो सरकार की योजना है, अगर वहां पे आप नहीं पहुंचेंगे तो वो भी शिथिल होते जाते हैं। आपकी मातृभाषा मगही है, बिहार के मुखिया जो हैं उनकी भी मातृभाषा मगही है, पर कहीं ना कहीं बाकी जो भाषाएं, जैसे खास करके मैथिली और भोजपुरी से तुलना करें तो हम काफी पीछे रह गए उसके प्रचार प्रसार में। उदाहरण के स्वरूप, जैसे दिल्ली सरकार के अंतर्गत मैथिली भोजपुरी एकेडमी है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है वो एक भाषा की समृद्धता में। तो आप अपने तरफ से कोई प्रयास करना चाहे, कोई प्रपोजल सरकार को देंगे ताकि मगही का भी विस्तार हो सके, प्रचार प्रसार हो सके? देखिए, किसी भी भाषा के प्रचार प्रसार में सरकार का जो भी पार्ट है, सरकार के पार्ट के अलावा हमारा भी पार्ट उसमें है कि हम रेगुलर बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग करें, लेखनी में उसका प्रयोग करें, तो सरकार के ऊपर भी दबाव बनाना आसान होता है। लेकिन फिर भी हमारे तरफ से प्रयास होगा कि अगर जब हम जाएं जगह पे, तो सरकार को जो विभिन्न फोरम है उसके माध्यम से मगही को भी जो 8वीं अनुसूची है उसमें जोड़ने हेतु प्रयास किया जाएगा, ताकि वो उसका भी प्रचार प्रसार हो सके। विभिन्न विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में उसके पढ़ाने की, उस पर रिसर्च की व्यवस्था की जा सके, ऐसा मेरा प्रयास होगा, जरूर होगा। और उसमें मुख्यमंत्री जी का भी साथ रहेगा। जी, आपके जीवन में धर्म की क्या महत्ता है? देखिए, मैं सनातन धर्म को मानता हूं और मेरा संस्कार, मेरी पढ़ाई लिखाई रामकृष्ण मिशन से हुई है। और रामकृष्ण मिशन से मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि धर्म ही हमारे जीवन का आधार है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म का भी सम्मान करते हुए और उसको अपने जीवन में
उसको लागू करते हैं। हमारे लिए धर्म हमारे जीवन की का प्रेरणा स्रोत है, हमारे जीवन की शैली है, और हम किस तरह जीना चाहते हैं इसका जो मानक है वो हमारा धर्म सामने रखता है। और आप राजनीति में जाति को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे लिए और या मेरे परिवार के लिए किसी भी जाति का होना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक जात का राजनीति करके पिछले 40 वर्षों से एक ही जगह से चुनाव नहीं जीत सकता है। हमारे लिए जात का नहीं, जमात का महत्व है, और हम मानते हैं कि जातियां जो हैं वो जगह पे विभिन्न जगहों पर शादी विवाह के लिए है, अन्यथा हम सभी मनुष्य हैं और हम जमात की राजनीति करते हैं। जात के राजनीति में हमारा कोई सोच नहीं है कि जात की राजनीति को हम समझते ही नहीं, उसको प्राथमिकता हम नहीं देते। आप ही के क्षेत्र में हुलासगंज मठ है, जो एक धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है, साथ ही अपने स्तर पर जी हुलासगंज साथ ही हाँ जी हुलासगंज मठ पर जी आप वो साथ में शिक्षा में भी योगदान देते आया है, तो क्यों ना ये ज्ञान का भी केंद्र बन सके। अभी संस्कृत कॉलेज है, इसकी संस्कृत यूनिवर्सिटी बने, साथ ही आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हो, कुछ इस तरफ से आपकी तो पहल। देखिए, बहुत हम लोग को है कि संस्कृत कॉलेज है, संस्कृत महाविद्यालय है, ये देश का ख्याति प्राप्त महाविद्यालय है, और यहाँ से जो आचार्य निकलते हैं वो काफी जगहों पर जाकर अपनी सेवा देते हैं, और बाहर के लोग नहीं जानते कि ये काफी विकसित अपने आप में ही है। और इसके लिए वहां के जो स्थानीय स्वामी जी महाराज हैं, दोनों स्वामी जी, बड़े स्वामी जी, छोटे स्वामी जी, उन्होंने ही अपने स्तर से इतना प्रयास किया हुआ है, और उनको जब भी आवश्यकता होती है हम लोग को वो आदेश करते हैं और हम लोग उसमें खड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग से ज्यादा उनकी सोच रहती है कि उस महाविद्यालय का प्रचार प्रसार वो करते रहते हैं, और उसमें हम लोग भी लगे रहते हैं कि वो उनका जो निर्देश प्राप्त होता है उसी हिसाब से उसका कार्यान्वयन किया जाता है। जी, एक प्रश्न आ रहा है महिला सशक्तिकरण पर, तो क्या आपके क्षेत्र में आप कैसे और महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह की स्थापना, कुछ इस तरह से? देखिए, महिला, अगर आपने जो जात की बात कही, तो मेरा मानना है कि जात दो ही है, एक पुरुष है, एक महिला, उसके अलावा कोई जात नहीं है। जो महिला है, महिला हमारी आधार है। बिना महिला के जागृत हुए समाज जागृत नहीं हो सकता है। और हमारा या हमारे परिवार का ये सोच रहा है कि हर फील्ड में महिला आगे बढ़े, तो सरकार की भी वैसी सोच रही है। और महिला जागृति के लिए हमारे द्वारा, जैसे हमने जो कॉलेज की स्थापना, 2 कॉलेज हमारे यहाँ स्थापित हैं, हमारे पिताजी के द्वारा स्थापित किए गए, एक इंटर कॉलेज हुलासगंज और एक कामता प्रसाद शर्मा डिग्री कॉलेज हुलासगंज। उन दोनों कॉलेजों में 80% लड़कियां, जो 80% छात्र जाते हैं तो लड़कियां होती हैं, छात्राएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग में काम करते हैं, लड़कियों को हुलासगंज से जहानाबाद नहीं जाना पड़े, और उनका शिक्षा जो है कम से कम ग्रेजुएट लेवल तक हुलासगंज में ही हो जाए। और उसके अलावा भी, अब चूंकि 5 साल हम थे नहीं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि उस कॉलेज में भी अलग अलग स्तर से कंप्यूटर की पढ़ाई होती रहे, अलग अलग समय पे उनको ट्रेनिंग दी जाती रहे, और विभिन्न समयों पर उन कॉलेजों में उन्हें अलग अलग लोगों से मिलवाया भी जाता है, ताकि वो समाज में अपनी पहचान अलग अपने ऊपर बना सके। हमारा मानना है कि महिलाओं को खुद पर सक्षम होना किसी समाज को सक्षम होने के लिए अति आवश्यक है, और हम लोग और हमारी जो सरकार है, जो नीतीश कुमार है, उनकी भी यही मान्यता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आगे जब भी हो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हुलासगंज में हो, भोजपुर में हो, मोदनगंज में हो, काको में हो, खुलवाया जाए, ताकि जो है वो अपने आप को स्वावलंबी बना सके। जीत के बाद आपके 3 प्रायोरिटी काम क्या होंगे क्षेत्र के लिए? देखिए, जीत के बाद तो मैं अभी नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन मेरे हमेशा प्रायोरिटी के जो काम रहेंगे वो घोसी विधानसभा में सारे जाति धर्म के लोगों के बीच शांति सद्भाव, घोसी का चहुमुखी विकास, इसके अलावा
जो भी व्यवस्था घोषी में रही है 77 के बाद से, वो व्यवस्था कायम है। अगर चल रहा था फिर भी घोष शांत था, वो शांति व्यवस्था कायम है। यही तो काम है जो मेरी प्राथमिकता पहले भी रही है, आगे भी रहेगी, चुनाव के परिणाम को भी। जी, और जाने से पहले एक बार अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ मगही में कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, जी हम अपने लोग के घर के बेटा ही, अपने लोग के बीच रह ही, जे अपने लोग के आदेश होगा है, जे हमरा से संभव होगा है, उतना हम अपने लोग के सेवा करे का प्रयास करें कि हमरा से भूल होले, अपने लोग सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, ओकरा माफ करम, और अपने लोग से विनती करम कि मतदान करे जात अपने लोग तो हमरा अपन आशीर्वाद और मत दोनों भरपूर दे। हम अपने लोग के बीच के ही, अपने लोग के बीच रहम, चाहे जौन स्थिति परिस्थिति आवे, हम सब साथ खड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ हम लोग आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं।